अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नवाज साहब, खालिदा, फरहान साहब। आई एम श्योर एवरीबडी इज फाइन। आप सब ठीक हैं एंड यू पीपल आर एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द माइटी लॉर्ड। सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक है ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ें। चलिए, ग्रेट हो गया। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, हमने एक फॉर्मूला याद करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो तो वो फॉर्मूला जरा जल्दी से लिखिएगा, जो बुक से फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था। इफ यू रिमेम्बर समथिंग अबाउट दैट फॉर्मूला। बड़ा आसान सा छोटा सा फॉर्मूला था। आपको याद होगा हमने चीजों को आसान करने की कोशिश की थी। छोटा सा फॉर्मूला था जो मैंने मुगल एम्पर्स याद रखने के लिए आपके साथ शेयर किया था। आई एम श्योर कि आपको वो याद है। वेट हो गया। अच्छा जी, वेट हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये मानूर ने बिल्कुल ठीक है कम। अच्छा देखें, वो वर्ड जो है वो आपको याद है, ये बहुत अच्छा है। फॉर्मूले को जरा दोबारा देख लीजिएगा और उसके बाद हम जो है वो मुकम्मल करते हैं। बाजी था। बाजी में जो है वो हमने जो है वो देखा था बी। बी स्टैंड फॉर बाबर। और बाबर के हवाले से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 1526 से लेके 1530 तक जो है वो ये मुगल एम्पर रहता है। तो जी जिसको ये याद हो जाए बाबर 1526 से 1530 तक, वो चैट बॉक्स में डन लिखते हैं। हमने तेजी से याद करने हैं, फिर आगे चलेंगे औरंगजेब पे, लेकिन पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। डन हो गया तो याद हो गया, वेरी गुड। अच्छा, ये जो अब हमारे पास जो है, अच्छा मैंने बाबर के स्पेलिंग जो है वो तो मैंने देख लिया, ठीक है। अच्छा, बाजी में दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी हुमायूं। हुमायूं जो है वो हमारे पास है, इसका टेन्योर होता है ऑब्वियसली बाबर के बाद 1530 तो वही रहेगा, लेकिन खत्म होता है 1556, 1556। जी, हुमायूं का टेन्योर लिख दीजिएगा जरा जल्दी से। टेन्योर लिखेंगे जल्दी से ताकि पता चल जाए कि आपको याद हो चुका है। जो बाकी साइलेंट बैठे हुए हैं प्लीज वो भी कुछ ना कुछ लिखते हैं ताकि आपका फायदा हो जाए। ग्रेट, 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 ग्रेट। बाजी में नेक्स्ट हमारे पास ए आता है एंड ए स्टैंड फॉर अकबर। और अकबर का टेन्योर काफी लंबा था, हमने देखा था 1556 से शुरू होता है, 1605 तक है। ठीक है। तो 1556 से हमारे पास 1605 तक टेन्योर है। याद हो गया। तेजी से याद करना है अभी के अभी। सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी याद हैं। जे है तो जे से हमारे पास आ जाता है जी जहांगीर। और जहांगीर का क्या था मैंने बताया, 1605 से शुरू होता है, 1627 तक चलता है। ये हमारे पास बाजी मुकम्मल होता है। अब क्या करोगे, जल्दी से थोड़ा सा टाइम ले लो, कुछ सेकंड का, और सिर्फ वो डन लिखेंगे जिनको ये सारे याद हो गए हैं। 1526 से सिर्फ ब्रेक आप जो है वो याद रखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ब्रेक आपके पास आई थी, कहाँ पे हमारे पास था 1526 से 30, 56, 1605 और 27। जिन जिनको हो गया है, जिसको ये पूरे का पूरा याद हो चुका है, वो जरा चैट बॉक्स में डन लिखते हैं क्विकली, तेजी से। ओके, ग्रेट हो गया। अब हमने बाजी थी तो बाजी क्या करती है, बाजी हमेशा एक ही काम करती है भाई, सब्जी ले आओ। सब्जी, सब्जी, सब्जी। तो हमने जो है वो सब्जी कहना है ताकि हम याद रखें। तो जी शब्द में हमारे पास आ जाता है शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां का टेन्योर हम याद रखेंगे 1600। जहांगीर के बाद जो है वो आता है 1628 से शुरू होता है ये टेन्योर, 1628 से, और खत्म होता है 1658 में। अगर शाहजहां का टेन्योर याद हो गया तो इसे चैट बॉक्स में लिखें। 1628 में आता है, 1658 में जाता है। टेन्योर लिखेंगे जल्दी से लिखेंगे, 28 to 58। वेट होगा। अच्छा जी, शाहजहां में अब हमने देखा सब्जी में, सब्जी में शाहजहां के बाद दूसरे नंबर पे ए आ रहा है। और ये ए है जनाब औरंगजेब के लिए। औरंगजेब के लिए। अब हम इसको देखते हैं औरंगजेब के लिए क्या है। औरंगजेब के लिए हमने देखा इस्तेमाल हुआ फॉर्मूले में भी ए हमारे पास। अब इसका टेन्योर कब से कब तक था, औरंगजेब शाहजहां के होते ही बेसिकली आ जाता है, 1658 में आ जाता है। और ये जनाब चलता है 1707 तक। तो फॉर्मूले के मुताबिक अभी तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। इसके बाद बी है, औरंगजेब के बाद बी है सब्जी का जो है वो। तो बी हमारे पास जनाब होगा बहादुर शाह। बहादुर शाह होगा। और बहादुर शाह में हमारे पास क्या होगा, 1707 से शुरू होगा
और 1712 तक चलेगा। ठीक है। ठीक है। जहांगीर, जहांगीर, वो हमने आई से एक को ही आइडेंटिफाई किया, जहांगीर। वो असल में बाज है, लेकिन हमने सिर्फ याद रखने के लिए उसको बाजी कर दिया। ठीक है। ओके, बहादुर शाह जी आ गया हमारे पास। और अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे भी जे आई जो है, इसे एक ही पर्सन जो होगा, और वो होगा जहानदार शाह। ठीक है जी। जहानदार शाह। अब जहानदार शाह कहाँ से कहाँ तक होता है? 1712 से आता है और 1713 में खत्म हो जाता है। ठीक है जी, बाजी भी हो गई, सब्जी भी हो गई। अब किसके लिए सब्जी लेके जानी है? फॉर, फॉर किसके लिए जो है? अब फॉर से हमारे पास एफ है, और एफ से शुरू होता है फर्रुख सयार। FARRUKH, फर्रुख सयार। और फर्रुख सयार का टेन्योर क्या है? 1713 से लेके 1719 तक। ठीक है जी। 1713 से 1719 तक हमारे पास फर्रुख का टेन्योर रहता है। और अब हमारे पास इसके बाद आ जाता है मेम। तो मेम में हमारे पास क्या होता है? MAAM। तो जी, अब मैम भी जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, ये होता है मैम होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो MAAM मेम लिख लेते हैं। और इसकी हम जो है वो कैसे डिवीजन करेंगे? एम यहाँ पे हमारे पास जनाब होता है मोहम्मद शाह के लिए। ठीक है। मोहम्मद शाह के लिए। ई हमारे पास जो पहला है वो होगा अहमद शाह के लिए। पहला ए अहमद शाह के लिए है। और आखिर पे जो AM है वो है जी आलमगीर के लिए। अभी हमने बाजी, सब्जी, फॉर, मेम यहाँ तक याद किया। यहाँ तक जो है वो चीजें याद हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। ज्यादा फोकस आपका जो रहेगा वो इन चीजों पर रहेगा। ठीक है। इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो आपने प्रोसीड फर्दर करना है। अच्छा जी। अब हम जो है यहाँ से आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजों को मजीद देखते हैं। अब जी यहाँ से फिर हम चलेंगे, स्क्रीन ऐड करते हैं जी और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनाब आएगा, मेन तक हमने कर लिया, लेकिन आज की कहानी हमारी जो है वो है औरंगजेब के मुतालिक। औरंगजेब के बाप का क्या नाम है? औरंगजेब के बाप का क्या नाम है? अभी आपने पढ़ा है। कौन था जी औरंगजेब? औरंगजेब। क्या नाम है औरंगजेब के बाप का? शाहजहां। औरंगजेब, औरंगजेब का मुकम्मल नाम हमारे पास मुहैयुद्दीन था। नाम से तो बहुत अच्छा था। मुहैयुद्दीन, मुहैयुद्दीन मोहम्मद मुकम्मल नाम था। औरंगजेब की डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, यानी पैदा कब हुआ? 1618 DOB। 1618 में पैदा होते हैं और उनकी डेथ 1707 में होती है। सारी चीजों को याद रखना इतना ही आसान होता। औरंगजेब ने अपने लिए, मुहैयुद्दीन मोहम्मद ने अपने लिए टाइटल औरंगजेब का इस्तेमाल किया। इस टाइटल के पीछे एक पूरी कहानी है, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब का मतलब दर हकीकत ये पर्शियन जबान से लिया गया एक लफ्ज है, जिसका मतलब कुछ यूं है कि ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोन, यानी किसी भी तख्त के लिए वो हीरे का काम करता है, ज्वेलरी का काम करता है, ऑफ द थ्रोन के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास औरंगजेब आलमगीर ये चाहता था कि जब औरंगजेब था, यानी किसी तख्त के जेवर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला, आलमगीर के पूरी की पूरी दुनिया को फतह करने वाला। वो ये चाहता था कि मैं दुनिया को फतह कर, और देखते हैं इसने किया या नहीं किया। मुगलिया सल्तनत में छठे नंबर पे था, यानी कि उनका छठा चश्मो चराग था। औरंगजेब आलमगीर एक ऐसा जबरदस्त बादशाह था जिसने मुगलिया सल्तनत को छठे एम्पर की हैसियत से 1658 से चलाना शुरू किया। 1707 तक उसने इसको रन किया। ये औरंगजेब आलमगीर ही था कि जिसने अपनी टेरिटरी को जो है वो फैलाया, और काफी ज्यादा फैला के रख दिया। औरंगजेब आलमगीर के पहले और बाद वाले दो नाम आपने कभी नहीं भूलने। पहले इसके शाहजहां हैं, और औरंगजेब दरमियान में कहीं यहाँ पे आते हैं। और बाद में फॉर्मूले के मुताबिक कौन आता है?
फॉर्मूले के मुताबिक कौन आता है? बाजी, सब्जी, फॉर। तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? आप जरा फॉर्मूले पे चले जाओ। बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह सक्सेसर जो है वो सब्जी था, तो आपके पास यहाँ पे बहादुर शाह जो है वो आता है। शाहजहां नहीं आएगा, बहादुर शाह। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास बहादुर शाह जो है वो आ जाते हैं। औरंगजेब आलमगीर के बारे में हम ये तमाम चीजें जो हैं वो समझते हैं। औरंगजेब आलमगीर की तारीखे पैदाइश तो हमें पता चल गई, लेकिन जगह का नाम नहीं पता चला। ये गुजरात, ये वो वाला गुजरात नहीं थी जो हमारे पास है, ये वो वाला गुजरात है जो इंडिया के पास है। तो गुजरात इंडिया में जो है वो ये पैदा होता है। जबकि इसकी जो वफात है, इसकी जो डेथ है, वो बड़ी यूनिक जगह पे होती है। वो अहमदनगर के अंदर होती है। अहमदनगर, ये अहमदनगर क्या था इसके बारे में डिटेल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। और औरंगजेब का अभी जो हमारे पास मिजार है, औरंगजेब दफन कहाँ पे है? औरंगजेब वही है जिसने बादशाही मस्जिद को बनवाया था। और खुल्द आबाद नामी जगह पे, इंडिया के अंदर ये जगह है हमारे पास, खुल्द आबाद, ये वहां पे दफन है। खुल्द आबाद जिस स्टेट के अंदर है उसका नाम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है वो औरंगजेब जो है वो दफन। औरंगजेब जो है, न सिर्फ यहाँ पे औरंगजेब इस शहर के अंदर खुलदाबाद में दफन है, बल्कि जनरल आसिफ जो हैदराबाद के जहां सबसे पहले जो है नाजिम थे, वो भी यहाँ पे दफन है। औरंगजेब आलमगीर के बारे में मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगा। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको अभी के अभी याद हो जाएंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो समझने में मुश्किल आएगा। लेकिन औरंगजेब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है। औरंगजेब एक ऐसा मुगलिया सल्तनत का शहजादा था जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया था मुगलिया सल्तनत को, वो औरंगजेब था। ये औरंगजेब ही था कि जिसके बारे में आपसे वो पेपर में अक्सर जब वो पूछता है कि इसकी किताब का नाम क्या है, वो फतवा आलमगीरी है। अभी जब मैं पास्ट पेपर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता भी चलेगा। फतवा आलमगीरी। कहा जाता है कि मुख्तलिफ किताबें दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आती रहती हैं। फतवा आलमगीर एक ऐसी किताब थी जो कि 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी के अंदर जो है वो लिखी जाती है। ये शरिया के बारे में है, यानी शरीयत के बारे में लोगों को गाइड करती है। शरीयत के साथ साथ ऐसे लोग कि रियासत को चलाया कैसे जा सकता है, यानी कि स्टेट क्राफ्टिंग कैसे की जा सकती है। इसके साथ साथ जस्टिस, पनिशमेंट और इन तमाम चीजों को देखने का नाम हमारे पास फतवा आलमगीरी के अंदर। फतवा आलमगीरी ही है जो आज के दौर में भी जो लोग मुस्लिम लॉज को पढ़ते हैं, मुस्लिम कवानीन को पढ़ते हैं, उनके लिए लाजमी है कि फतवा आलमगीरी को पढ़ें। और ये औरंगजेब की लिखी हुई किताब है, औरंगजेब आलमगीर। फतवा आलमगीरी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ औरंगजेब आलमगीर की लिखी हुई किताब नहीं है। इसमें 500 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे। 500 के करीब ऐसे स्कॉलर्स थे जिसने औरंगजेब को असिस्ट किया था। दो जुबानों के अंदर ये किताब है, एक अरेबिक और दूसरा पर्शियन। दोनों जुबानें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के अंदर है। तो 17th सेंचुरी की ये किताब है। औरंगजेब आलमगीर एक ऐसा बादशाह था जिसने शरीयत को लागू किया। ये औरंगजेब आलमगीर ही था जिसने दीन इलाही को परमानेंटली खत्म कर दिया। दीन इलाही का वजूद भी खत्म कर देता है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम करता। जब इसका बाप शाहजहां हुआ करता था और उसकी हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कुछ जिम्मेदारियां थी। अपने बाप शाहजहां की जेर सल्तनत इसने कुछ काम सर अंजाम दिए थे। मान लीजिए कि 1628
साल 1628 में इसको, और 1658 तक। हमने 1628 जब मैंने बताया था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो शाहजहां का टेन्योर था। शाहजहां का टेन्योर 1628 से 1658 था, ये आपको याद रहना चाहिए। सो इस टेन्योर में जो शाहजहां का टेन्योर था, इसने काफी काम किया था। दर हकीकत औरंगजेब आलमगीर को शुरू से ही मिलिट्रीज यानी जंगों के अंदर खासी मोहब्बत थी। मुख्तलिफ जंगों के अंदर शमूलियत अख्तियार किया करता था, और मुगलिया सल्तनत के लिए फतह के झंडे गाड़ा करता था। औरंगजेब आलमगीर ही था कि जिसको इसके बाप ने दक्कन का वायसराय बना दिया। यही बात है कि आपसे वो पूछता है कि दक्कन का वायसराय इसको कब बनाया गया। औरंगजेब आलमगीर 1636 से 1637 तक जो है दक्कन के वो वायसराय रहते हैं। अगर मैं दक्कन की बात करूं, दक्कन एक हिस्टोरिकल सिटी का नाम है। दक्कन ये हमारे पास एक ऐसी सिटी है जो कि हैदराबाद दक्कन के नाम से भी तारीख में जानी जाती है। ये उसके वायसराय रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर इसके बाद अपने बाप ही के टेन्योर में गवर्नर की हैसियत से भी काम करते हैं। इनको गवर्नर बनाया जाता है गुजरात का। गवर्नरशिप का टेन्योर इनका 1645 से लेके 1647 तक का रहता है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले पेपर्स में आ चुका है। कोई भी बादशाह जब गवर्नर की हैसियत से या वाइसराय की हैसियत से काम करता है, उसकी जिंदगी में मुख्तलिफ तजुर्बे आते रहते हैं। कहानी में असल बदलाव वो आता है, औरंगजेब आलमगीर एक बहुत काबिल बंदा था, लेकिन साल 1657 का सूरज कुछ और ही चीजें जो है वो दिखाता है। 1657 में कुछ ऐसा हुआ कि शाहजहां ने एक ऐसा ऐलान किया कि औरंगजेब आलमगीर के पांव से जमीन निकल गई। शाहजहां ने अपना सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम दारा शिकू था, उसको नॉमिनेट कर दिया किंग के तौर पर। दारा शिकू, उसने कहा कि अभी तो मैं किंग हूँ, लेकिन मेरे बाद अगर कोई किंग होगा तो मेरा सबसे बड़ा बेटा दारा शिकू जो है वो किंग होगा। इसके साथ कहानी में एक नया मुकाम, एक नई तब्दीली आ जाती है। इससे पहले कि हम आगे चलें, हमें दारा शिकू के बारे में कुछ बातों का पता होना चाहिए। दारा शिकू को दारा शिकवा के नाम से भी जाना जाता है, और दारा शकू के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो हमें दारा के बारे में ज्यादा डिटेल्स कभी पूछी नहीं गई, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी है कि ये याद रहे। दारा शिकून जो है वो 1615 से लेके 1659 तक जो है वो इसकी जिंदगी रहती। 1659 शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, मुगलिया सल्तनत का चश्मो चराग था। लेकिन ऐसा था कि इसे इसके अपने ही भाई ने एक जंग के अंदर शिकस्त दे दी थी। हुआ कुछ यूं था कि जब औरंगजेब को इस चीज का पता चलता है, औरंगजेब ये बादशाह के इस हुक्म को पामाल कर देता है, इनकार कर देता है कि मैं दारा शिकू को कभी भी किसी भी पैमाने पर अपना किंग, अपना एम्पर तस्लीम नहीं करूंगा। बादशाह की जिंदगी में ही इसने उसको मना कर दिया। जब किसी चीज का इनकार किया जाता है तो एक चीज लाजमी होती है, और वो जंग है। अब जंगें भी जो है वो दो तरह से होती है, एक मैदान में और एक सियासत की जंग। इससे पहले कि बातें और बढ़ती, औरंगजेब आलमगीर ने सबसे पहले अपने आप को जो है वो बादशाह डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि मैं एम्परर हूँ, मैं किंग हूँ। और ये ऐलान उसने साल 1658 में किया, यानी कि 1658 से उसने चार्ज को संभाल लिया। कौन सा चार्ज, कैसा चार्ज? दर हकीकत ऐसा था कि उसी साल 1658 में बाद में इसने अपने भाई दारा शिकू को जंग के अंदर हरा दिया। दारा शिकू के साथ इसकी जंग जो है वो होती है, जो कि 1658 के अप्रैल में होती है। इस जंग का नाम बैटल ऑफ डरमत के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ डरमत। बैटल ऑफ डरमट के मुकाम पे लाला शिकू और औरंगजेब के दरमियान जो जंग होती है,
ये उसे हरा देता है और बुरी तरह से हराता है। अब हमारे साथ कहानी में ये ट्विस्ट ये आता है कि अब की दफा जो है औरंगजेब विन करता है। शाहजहां, जिसे साल 1658 में ये यकीन था कि मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, कुदरत की करम नवाजी देखिए कि शाहजहां अपनी बीमारी से रिकवर हो जाता है। औरंगजेब, जिसको ये यकीन था कि मेरा बाप मर जाएगा, उसने क्या किया कि उसको जब पता चला कि शाहजहां जिंदा हो चुका है, बीमारी से बाहर निकल आया है, उसने अपने बाप को इम्प्रिजन कर दिया, यानी उसको एक कैद के अंदर बंद कर दिया। बाप की इम्प्रिजनमेंट साल 1658 के अंदर होती है, जब वो रिकवर होता है अपनी बीमारी से। उसे आगरा फोर्ट के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाता है। सो शाहजहां एक ऐसा बादशाह बन जाता है जिसको उसी का बेटा जो है वो बंद कर देता है। ये कुछ वो कहानी है जो कि हमें औरंगजेब के बारे में पता होनी चाहिए। ये औरंगजेब भी था कि जिसके टेन्योर में जो है वो मुगलिय सल्तनत दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करती है, यानी एरिया के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा इसी का टेन्योर था जिसमें सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंशन तो किया जाता है अकबर के बाद। औरंगजेब के टेन्योर में एक ऐसी डेंसिटी को भी फतह किया जाता है जिसे किंग चाइना के नाम से जाना जाता है, QING। इसे किंग डेंसिटी भी कहा जाता है, जिसका मतलब द ग्रेट किंग होता था। चाइना के अंदर डेंसिटी थी, लेकिन इसको भी जो है वो ये चैलेंज करता है और उसको खत्म कर देता है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि एक अजीम जो है वो एम्पर था। औरंगजेब के क्रिटिक्स भी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में ये इसका तारुफ था। अब हम वो तमाम क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे जो कि औरंगजेब के बारे में पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, लेकिन पहले मुझे बताइएगा क्या यहाँ तक तमाम चीजें आपको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 8। अच्छा जी, मैंने बताया कि खुलद आबाद यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो ये दफन है। ठीक है, खुलद आबाद महाराष्ट्र के अंदर जो है वो ये दफन है। दर हकीकत वहां पे बहुत से सेंट्स भी दफन है, सूफी भी दफन है, इसी वजह से इसको जो है वो वहां पे दफनाया जाता है। शाहजहां 1666 में उसकी डेथ होती है, 1616 में। उतनी देर वो कैद में गुजारता है। चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मजीद हम जो है वो अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब की दफा जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रेलिवेंट, कोई भी डिटेल्स ऐसी नहीं होंगी जो कि पेपर से हट के होगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आप अभी देख चुके होंगे, लेकिन चूंकि वो पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं और आपको अंदाजा हो सके वो कितनी अहम है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। मुगलिय सल्तनत का लास्ट किंग, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने, उसके साथ हम ग्रेट किंग का नाम यूज कर सकते हैं, ग्रेट किंग की जो है हम टाइटल दे सकते हैं, वो औरंगजेब था। औरंगजेब मुगलिय सल्तनत का अजीम आखिरी बादशाह। इसके बाद जितने भी आए सब के सब निकम्मे आए, औरंगजेब के अलावा तक कोई नहीं हो सकता। ये औरंगजेब भी था कि जिसने बादशाही मस्जिद को बनाया। बादशाही मस्जिद कब बनाई जाती है? साल 1673। 1673 में बादशाही मास को ये तमीर करवाता है। बड़ी मोहब्बत क्या करता था ये इन तमाम चीजों से, फन तमीर से, आर्ट से। कहा जाता है कि मुगल इरा की आज भी बड़ी शान के साथ जो बिल्डिंग खड़ी है लाहौर के अंदर, जो कि पाकिस्तान के कैपिटल
जो पंजाब है उसके कैपिटल लाहौर के अंदर है, वो हमारे पास बादशाही मस्जिद। तो बादशाही मस्जिद ये है कि जिसके साथ लाहौर फोर्ट नजर आता है, जिसे आप शाही किले के नाम से जानते हैं। वही शाही किला जो अकबर ने बनाया था, वही अकबर जिसे 1602 में पूरे इंडिया को फतह कर लिया था। तो अकबर ने शाही किला बनाया था और औरंगजेब ने उसके साथ लाहौर फोर्ट, दोनों याद रखिएगा। उन दिनों लाहौर को वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर कहा जाता था, यानी अंदरूनी शहर। वॉल्ड सिटी का मतलब होता है जिसके गिर्द सारी की सारी दीवारें थी, और लाहौर के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे थे। मैंने लाहौर में काफी देर काम किया। मेरा इदारा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भी अंदरूनी सिटी के करीब ही था। अनारकली, उर्दू बाजार, बादशाही मस्जिद, इन तमाम जगहों पे बकसरत आना जाना रहा। लाहौर के जो है वो काफी गेट्स होते हैं। लाहौर के गेट्स जो हैं वो उनके बारे में अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। लाहौर के आपके पास अंदरूनी सिटीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है आपके रिटर्न में तो शायद बहुत कम ही क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी दिल्ली गेट, मोची गेट, मस्ती गेट, रोशनाई गेट, अकबरी गेट, भाटी गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, टकसाली गेट, ये सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। इनमें से वो भाटी गेट आज भी जो है वो, टकसाली गेट आज भी जो है वो मौजूद है। तो ये सारे के सारे लाहौर के अंदर इंटर होने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हुआ करते थे। खैर, हम वापस आते हैं बादशाही मस्जिद। औरंगजेब आलमगीर ने बनाई वो मस्जिद, जिसके अंदर 1 लाख नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। 1 लाख बैक वक्त ये मस्जिद है। और ये हमारे पास इसके मीनार जो हैं, जिसकी हमारे पास ऊंचाई जो है वो 226 फीट है, 226 फीट। बादशाही मस्जिद में अक्सर औकात जो है मुख्तलिफ नमाजों का इत्तेफाक हुआ। बादशाही मस्जिद से मैंने मुगलिया सल्तनत के कल्चर को बड़े करीब से देखा। कुछ ऐसी चीजें जिससे मुझे मानना पड़ेगा वो मुगलिया सल्तनत का आर्किटेक्चर था, अंदाज था। जो मुगल आर्किटेक्चर था ये एक ऐसा अंदाज था जो कि 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 सदियों पर मुश्तमिल था। ऐसा क्या है मुगलिया सल्तनत के अंदर और इनके आर्किटेक्चर के अंदर जो देखने के काबिल है? या मुगलिया सल्तनत का ही एक स्ट्रक्चर था जिसमें हमें उनके लिखे हुए 3 कल्चर्स नजर आते हैं। मुस्लिम्स आता है, इसके बाद ईरानी कल्चर हमें नजर आता है, इसके बाद हमें नजर आता है सेंट्रल एशियन। मुगल जहां जहां से आए थे, जहां जहां तक उनकी रसाई थी, उन्होंने वो सारे के सारे कल्चर को इकट्ठा किया। यही कल्चर हमें जो है वो ताजमहल में नजर आता है, जो कि आगरा के मुकाम पे है उत्तर प्रदेश में। और बादशाही मस्जिद में भी सेम हमें नजर आता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की तीसरी बड़ी मस्जिद है, थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क पाकिस्तान के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पहली की बात कर लें तो वो हमारे पास सिंध के अंदर जामिया मस्जिद बनबूर के नाम से जानी जाती है, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है। जामिया मस्जिद बनबूर के नाम से जाने जाने दर हकीकत ये बनबूर एक पुराना सिंध का सिटी था, जो कि पहली सदी सेंचुरी में यहाँ पे मसाजिद और दूसरी चीजें जो है वो बना करते। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मसाजिद जो है वो आती चली जाती हैं। अगर हम बात करें, कुछ हिस्टोरियन कुछ नई नई मसाजिद के बारे में भी कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सबसे बड़ी है, ये हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा वसी है। लेकिन बंगूर की इस मस्जिद के बारे में भी हमें अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो हमारे पास ये कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। अब अगर हम मजीद इसके बारे में देखना चाहें तो हमें पता चलता है कि बादशाही मस्जिद में 1799 को रंजीत सिंह और मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया। यहाँ तक कि ब्रिटिश एम्पायर ने तो इसको गैरिजन के तौर पर भी इस्तेमाल किया, और मसाजिद के उन्होंने तमाम तकद्दुस को बवाल कर दिया। लेकिन लेटर ऑन चीजें जो है वो रिस्टोर कर दी गई। तो जी, हम हमारे पास ये डिटेल्स आ जाती हैं। बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने बनाई, और औरंगजेब ने इंडिया के ऊपर जो अपना रूल था, रूल जो है
मुझे बताइएगा कि मैंने बताया शुरू इसने किया था, खत्म किस साल किया था? किस साल इसने अपना रूल जो है वो खत्म किया था? ये मैंने बताया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। रूल इसका खत्म कब हुआ था? वेरी गुड, 1707। मैंने आपको बताया था, ये पिछले पेपर्स में सवाल आए हुए हैं, इससे मैं आपसे पूछूंगा। औरंगजेब ने एक पॉलिसी को मुरतब किया था, वो कौन सी पॉलिसी इसने बनाई थी? मैंने बताया था कि एक पॉलिसी थी जो इसने बनाई थी। बीमा पॉलिसी बनाई थी, आगरा पॉलिसी थी, दक्कन पॉलिसी थी, कौन सी वाली पॉलिसी थी? ये हमारे पास दक्कन पॉलिसी का आर्किटेक्चर था। कहा जाता है, वेरी गुड मानुर, कहा जाता है कि औरंगजेब जो है, ये वो वाहिद बादशाह था जिसने म्यूजिक को, गानों को बिल्कुल हराम करार देते हुए ऐलान कर दिया था कि मुगलिया सल्तनत के अंदर अगर किसी ने गाने के ऊपर गाना सुना या बजाया, उसको सीधा सीधा जो है वो लटका दिया जाएगा या उसको जेल में भेज दिया जाएगा। औरंगजेब का टेन्योर 49 ईयर्स तक चलता रहा, 49 साल तक। इमेजिन कीजिए एक बादशाह का टेन्योर चलता है, यानी ठीक 1658 से शुरू होता है और 1707 तक चलता है, लेकिन कोई चीज भी उसमें म्यूजिक की नहीं होती। चबुर्जी, चबुर्जी, जहाँ पे हमारे आजकल जो है नशेइयों का डेरा होता है, लाहौर के अंदर है। उस वक्त चबुर्जी एक खूबसूरत गेट वे हुआ करता था, रास्ता हुआ करता था दाखिल होने का लाहौर पर। ये इसने औरंगजेब ने अपनी बेटी जेबुन निसा के लिए बनवाया था, जो कि औरंगजेब की जो है वो बेटी थी। अगर हम चबुर्जी की बात करते हैं, चबुर्जी क्या है, इसकी अहमियत क्या है? देखिए, मुगलिय सल्तनत का ये एक मॉन्यूमेंट है। अगर किसी को लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ हो, ये ऑरेंज ट्रेन के बिल्कुल साथ ही अब चबुर्जी जो है वो मौजूद है। चबुर्जी जो है, इसको बिल्ड किया गया था। शुरू तो इसके ऊपर काम जो है वो शाहजहां के टेन्योर में हो चुका था, लेकिन इसको मुकम्मल फिर औरंगजेब ने किया था। 1646 में इसकी तमीर पे काम शुरू हो जाता है, लेकिन शाहजहां ने इसको मुकम्मल किया था। और इसको जो है वो तब ये एक बहुत बड़ा जो है वो गार्डन बनाया गया था चबुर्जी को जो। चबुर्जी लाहौर के अंदर जो है वो आज भी मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा कि चबुर्जी के बारे में हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए बनाया किस लिए गया था, क्या था। इसकी रेनोवेशन 1990 में होती है, और इसके जो आर्किटेक्चर्स हैं, इसकी तहजीब में भी हमें इसके ऊपर वही काम नजर आता है जो कि मुगलिय सल्तनत से बाकी जगहों पे होता है। पाकिस्तान के साथ एक अलमिया है, वो ये है कि हमने अपनी यूनेस्को साइट्स को भी कभी महफूज नहीं किया, और हमारी तारीखी जगहों पे हमारे तारीखी नशियों का कब्जा है। आजकल आप चबुर्जी में तशरीफ ले जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसे ऐसे लोग वहां पे बैठे होंगे जिनको आपको देख के यकीन हो जाएगा कि आप पाकिस्तान नहीं किसी और जगह पे आते हैं। सो जी, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने एक शहजादे को शिकस्त दी थी। उसका नाम क्या था औरंगजेब ने जिसको शिकस्त दी थी? औरंगजेब ने डिफीट किया था किसी को। किसको डिफीट किया था जी औरंगजेब? दारा शिकोह। दारा शिकोह को ये डिफीट करके हुकूमत पे आ जाता है। किस साल डिफीट किया था? तो साल कौन सा था जब इसको डिफीट किया था? 1658। वेरी गुड इंसान। औरंगजेब जब बैठता है तख्त के ऊपर, ऐलान तो बहुत पहले कर देता है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट जिस पे ये ऐलान करता है और बैठता है, वो 5 जून, यानी बाकायदा जो सेरेमनी होती है, 5 जून जो है वो 1658 को बैठ जाता है। और मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह के नाम से जो है ये जाना जाता है। अकबर ने अपने दौर में, आपको पता है, दीन इलाही को जो है वो शुरू किया था। इस दीन इलाही को खत्म करने वाला मैंने बताया था औरंगजेब है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है।
औरंगजेब ही वो काबिल तरीन बादशाह था जिसके बाद मुगलिया सल्तनत का शराजा बिखरना शुरू हो जाता और एक अजीम शान सल्तनत खत्म होना शुरू हो जाती है। ये औरंगजेब ही है जिसने मुगलिया सल्तनत को बहुत सी चीजें जो है वो दी। औरंगजेब के बारे में अगर हम मजीद देखने की कोशिश करें, औरंगजेब ने री इम्पोज कर दिया था जजिया, कि आप जो है वो जो जजिया खत्म किया गया था अकबर के दौर में, इसने उसको दोबारा से री इम्पोज कर दिया। औरंगजेब वो बंदा है जो कि इंडिया में और पाकिस्तान में आज भी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, लिविंग सेंट के नाम से आज भी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी के अलावा जो है वो रकाती आलमगीरी भी लिखा है। ये डिटेल्स आपके लिए बहुत अहम है। इसके साथ औरंगजेब आलमगीर की कहानी खत्म होती है। आई एम श्योर कि औरंगजेब आलमगीर की कहानी ही आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसके साथ हमारी हिस्ट्री का एक मेजर चंक जो है वो कंप्लीट होता है। औरंगजेब आलमगीर के बाद में आने वाले जो इसके सक्सेसर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर सक्सेसर्स नहीं होते, वीक लोग होते हैं। औरंगजेब की वफात के बाद वही होता है जो कि सब बादशाहों की वफात के बाद हुआ, यानी वॉर ऑफ सक्सेशन चलती है। सक्सेशन यानी कि जंग चलती है कि मैंने तुमसे अपना ये चार्ज ले लेना है। औरंगजेब के चार बेटे, चारों बेटों में से सबसे पहले बेटा शाह आलम जो है वो तख्त पर बैठता है और वो अपने लिए टाइटल यूज करता है बहादुर शाह का, तो मैं बहादुर शाह हूँ और अपने लिए टाइटल चूज करता हूँ। बहादुर शाह का टेन्योर अपने बाप के बाद शुरू हो जाता है जो 1707 से शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है 1712, साल 1712 में ये खत्म हो जाता है। जब आप आपसी जंगों में लड़ना शुरू हो जाते हैं तो मुखालिफिन को टाइम मिल जाता है, वक्त मिल जाता है कि वो आपको मजीद कमजोर कर। कुछ ऐसा ही हुआ था इस एज में। सिखिज्म यानी कि सिख अपने अरूज पे थे। बहादुर शाह इतना दिलचस्पी रखा करता था रियासत के अमूर के अलावा बाकी अमूर के अंदर, कि कहा जाता है कि इसके लिए एक टाइटल मशहूर हो गया और वो था हेडलेस किंग, एक ऐसा बादशाह जिसके अंदर दिमाग नहीं। बहादुर शाह हेडलेस किंग के तौर पर मशहूर हुआ और बहादुर शाह की वफात के बाद भी वही हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन, जंग चलते चले गए। यहाँ तक के नादिर शाह जो है, इसके चारों बेटे जो हैं वो खत्म होते हैं। नादिर शाह ईरान से दिल्ली पे हमला करता है और इस तरह से सारे के सारा मुगलिय सल्तनत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये हमारे पास डिटेल्स थी मुगलिया सल्तनत को लेकर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। ऑलराइट। किसी का कोई क्वेश्चन अगर मिस हो गया है तो वो पूछा जा सकता है। हमारे पास ये हमारी पहली स्क्रीन थी, ये हमारी दूसरी स्क्रीन है, ये हमारी तीसरी स्क्रीन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट सेकंड में हम जो है वो क्विज को जो है वो डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ क्विज थे आई एम श्योर जो कि आपने तैयार किए होंगे। तो जिस जिसका क्विज तैयार है वो जरा चैट बॉक्स में मी लिखे, MEE, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको तैयार किया हुआ। मी इज मोर देन इनफ। ऑलराइट, मुझे बताइएगा कि कैंप डेविड अकॉर्ड जो है कब साइन किया गया था। कैंप डेविड अकॉर्ड कब साइन किया गया था। कैंप डेविड अकॉर्ड कब साइन किया गया था, जो कि इजिप्ट और इसराइल के दरमियान था। किसी को नहीं पता। 1978 में।
मुझे बताइएगा कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। मेरा ख्याल है कि जो मैंने पेपर भेजा था ये उसी में से क्वेश्चन दे रहे हैं ना, और आप लोगों ने ये तैयार नहीं किया। ये उसी में से है आप लोग, बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्होंने तैयार किया है, और उसी में से दूसरा पेज पे ये सारी की सारी चीजें मौजूद थी। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वैसे रिजवान जो है वो की गई थी किन पर रिवेंज लेने के लिए। वैसे रिजवान किन पर रिवेंज लेने के लिए ली गई थी। हजरत उस्मान का। मुझे बताएंगे कि हजरत इब्राहिम पर कितने सहीफे नाजिल किए गए थे। हजरत इब्राहिम पर टोटल कितने सहीफे नाजिल किए गए थे। वेरी गुड। तीन। मुझे बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था। शईस। हजरत शईस। अच्छा जी। स्लेव डेंसिटी कब से कब तक रहती है। स्लेव डेंसिटी कब से कब तक रहती है। आपने इसको पढ़ा है। स्लेव डेंसिटी कब से कब तक रहती है। ग्रेट, हो गया। खिलजी डेंसिटी कब से कब तक रहती है। खिलजी डेंसिटी कब से कब तक रहती है। खिलजी डेंसिटी कब से कब तक रहती है। 1290 से 1320। जीरो को डिस्कवर कब किया जाता है। जीरो को डिस्कवर करने वाले कौन थे। अल ख्वारिज़मी हैं तो एएल लिखेंगे। रोमी हैं तो आरओ लिखेंगे। एडवर्ड जीनर हैं तो ईडी लिख दीजिएगा। अल ख्वारिज़मी। ग्रेट, हो गया। मुझे बताइएगा कि आदम किस जुबान का लफ्ज है। आदम किस जुबान का लफ्ज है। आदम किस जुबान का लफ्ज है। सैनी जुबान का लफ्ज है। मुझे बताइएगा कि टर्की ने जो है वो साइप्रस पर हमला कब किया था। टर्की ने 1974 में, 75 में या 76 में। टर्की ने साइप्रस पे कब हमला किया था। ओके जी। ठीक है जी। अच्छा जी, डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हम यहाँ पे रुकेंगे, और कल का इंशाल्लाह पेपर आपके साथ शेयर हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि कल मुगलिया सल्तनत के जितने लोग हम कर चुके हैं उन तमाम के तमाम लोगों को वंस अगेन आप रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप ठीक वहीं से बहादुर से शुरू होंगे और औरंगजेब आलमगीर तक रिवाइज करें। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सर जी कोई सुबह शेयर करें फिर, ये वहीं पे आपके ग्रुप में मौजूद है, इसको जो है वो देखा जा सकता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्रैक्टिस करें रोजाना इन चीज़ों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें मिस कर रहे हो, इनकी तैयारी नहीं कर रहे हो, और सोच रहे हो कि बाद में इन्हें देखा जाएगा, तो बाद में टाइम नहीं मिलता। गुड लक। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर।